नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब हमारे साथ इस ई सम्मेलन में जुड़ रही हैं, बजट सम्मेलन में जुड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मृति जी। नमस्कार स्मृति जी, इस बजट के बारे में सरकार दोनों हाथ से खर्च कर रही है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है। मैं हतप्रब्ध हूं कि विपक्ष अगर भारत की जनता के प्रति एक संवेदनशील और एक सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत करती है भारत सरकार, तो विपक्ष जनता के समर्थन में उतरने की बजाय इस प्रकार की असत्य की बातों को फैलाने का प्रयास कर रही है। आप भी जानते हैं साल 2020 कोई आसान साल नहीं रहा, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरा विश्व कोरोना की महामारी की चपेट में था। विश्व भर में कई सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने बोझ जो अर्थव्यवस्था का है वो अपनी जनता के ऊपर ट्रांसफर किया, लेकिन कल की जो बजटीय घोषणा है उसमें आपने देखा कि वित्त मंत्री ने एक पैसे का बोझ भारत की जनता के सम्मुख टैक्स के नाते बढ़ाकर नहीं डाला है। अपने आप में वो बहुत बड़ी प्रशंसा का एक विषय है, अभिनंदनीय है। ये भी कहना उचित है मीनाक्षी जी कि पिछले एक वर्ष में क्या क्या चुनौतियों से हिंदुस्तान ने सामना किया और सरकार उन चुनौतियों को समाधान तक ले जाने के लिए कितनी प्रयत्नशील रही। हमें सूक्ष्म दृष्टि से इस बजट को नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ कल की बजट की एक घोषणा हुई। ये भी मैं याद दिलाना चाहूंगी कि गत एक पिछले बीते वर्ष में 3 आत्मनिर्भर पैकेजेस की बार बार घोषणाएं हुई। उनमें से प्रमुखता ये था कि हमारे देश के 80 करोड़ गरीब जनता के पास 8 महीने का राशन हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में दिलवाया। देश में 22 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक के खाते में 30,000 करोड़ रुपया सीधा ट्रांसफर किया गया ताकि विषम परिस्थितियों में उनके पास बैंक के खाते में पैसा हो। साथ ही स्वच्छ ईंधन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्हें मुहैया कराया गया मुफ्त में, ताकि उनके घर में गैस सिलेंडर की कोई चुनौती ना हो। कल भी जब बजटीय घोषणा हुई तो आपने उसमें सुना कि 8 करोड़ गरीब महिलाओं तक उज्ज्वला का उपहार देने के बाद अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार 1 करोड़ और गरीब बहनों को उसमें सम्मिलित करेंगे। तो अगर गरीब के घर में ईंधन जाता है, गैस सिलेंडर जाता है, तो विपक्ष उससे क्यों परेशान होती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। अगर किसान को 16 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट मुहैया कराने की सरकार बात कहती है तो विपक्ष क्यों तिलमिलाती है, ये मेरी समझ के परे है। अगर स्वास्थ्य की योजनाओं के लिए देश में 2,23,000 करोड़ का आवंटन भारत सरकार करती है तो विपक्ष इससे क्यों नाराज है, ये किसी की भी समझ से परे है। क्योंकि जिम्मेदार विपक्ष का ये रवैया होना चाहिए कि विषम परिस्थिति में विशेष कम से कम आलोचना करे, उनका अधिकार है, लेकिन कम से कम असत्य का प्रचार ना करे, कम से कम जनता का साथ दे और उस सरकार के साथ कम से कम कंधे से कंधा मिलाकर चले जो मानवीय दृष्टि से वर्तमान में देश की सेवा में अपने आप को समर्पित कर चुकी है। स्मृति जी, 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं अलग से आपसे एक बार फिर से चर्चा करूंगी, जिसमें एक महिलाओं का मुद्दा है, क्योंकि आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, हमारे एक अपने कंसर्न्स हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और किसानों के मुद्दे पर भी हम आएंगे। लेकिन जो विपक्ष है उसमें मैं अगर खास तौर पर बात करूं राहुल गांधी जी की, तो उन्होंने तो ये कह दिया कि आम जनता के हाथ पैसा देना तो दूर, सरकार ने देश की संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथ बेचने की प्लानिंग कर ली है। मुझे लगता है इस प्रकार के बेतुके जो उनके बयान आते हैं उस पर कोई भी अर्थशास्त्री कभी भी आपको गंभीर टिप्पणी करता हुआ मिलेगा नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्री भी जानते हैं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और जब मनमोहन सिंह जी सो कॉल्ड एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लाने के लिए बार बार राहुल गांधी जी द्वारा सम्मानित किए जाते थे, तो उसमें एक श्रृंखला में ये भी था डिसइन्वेस्टमेंट का कार्यक्रम। तो आज प्रश्न उठता है कि जब मनमोहन सिंह डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे कांग्रेस के नेतृत्व में, तब क्या कांग्रेस पार्टी देश बेच रही थी? इसीलिए मैं मीनाक्षी जी कह रही हूँ कि अर्थशास्त्रियों ने अब तक राहुल गांधी की इस बेतुकी टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी करके अपना वक्त जाया नहीं किया, तो आप और हम वक्त जाया क्यों करें। लेकिन स्मृति जी, ये बात तो सच है कि विनिवेश जहां पर पहले 49% था वहां अब इसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है, और इसी से जोड़कर विपक्षी पार्टी इसमें कुछ इंश्योरेंस की सेक्टर में जब आप जी आप अपनी बात मीनाक्षी जी, आप इंश्योरेंस सेगमेंट की जो बात कर रही हैं उसके संबंध में वित्त मंत्री ने क्या कहा कि अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आप
उसको स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं, उस संख्या को बढ़ा रहे हैं, 74% कर रहे हैं, तो उसके पीछे उन्होंने एक राइडर दिया, उसके पीछे उन्होंने एक चेतावनी साथ में उसमें इंगित कर दी, अथवा उसमें एक विशेष उन्होंने पैरा इंगित कर दिया कि सारे जो बोर्ड के मेंबर होंगे वो मूलतः भारतीय होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब इस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से वो अपने विचारों को रखेंगी सदन में, अथवा जब पॉलिसी बनेगी, तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि मुख्यतः जो उसकी अर्निंग्स हैं वो हिंदुस्तान में रहें। तो इस प्रकार से कि आप इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दें, लेकिन मूलतः जो बोर्ड है उसमें हिंदुस्तानियों को रखें। आपको लगता है कोई भी हिंदुस्तानी इस देश के साथ इस प्रकार का अपराध करेगा? लेकिन तो धारणा का मुझे लगता है अभिनंदन होना चाहिए कि अगर हम विनिवेश की बात भी करें और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मंगाएं इंश्योरेंस के सेक्टर में, तो कम से कम हमारी शर्त ये हो कि बोर्ड पे जितने हो वो हिंदुस्तानी हो, रेजिडेंट इंडियंस हो। और लेकिन ये बात केवल इसकी नहीं है कि हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, उन्होंने एयरलाइंसेस, एयरपोर्ट्स की बात की, इसके अलावा शिप पोर्ट्स की बात की, इस पर आपकी क्या राय है? मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जब कांग्रेस ने एक डिसइन्वेस्टमेंट का माहौल बनाया, अथवा जब कांग्रेस डिसइन्वेस्टमेंट करती थी, तो क्या वो देश बेच रही थी? सरकार का काम है प्रशासन के माध्यम से जनता के ऊपर टैक्स के बर्डन को कम करना। सरकार का काम है कि सुशासन के माध्यम से जन सुविधाओं से जनता को लेस करना। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस ऑफ बीइंग इन बिजनेस। अब मैं कुछ और बयानों को शामिल करती हूँ क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार आपकी आलोचना हो रही है। जी, इसमें एक नाम है शशि थरूर का भी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार उस कार मैकेनिक की तरह काम कर रही है जिससे कार का ब्रेक तो ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए वो कार का हॉर्न बढ़ा दे रही है, उसे तेज कर दे रही है। मैं वही आपसे मीनाक्षी जी दोबारा कह रही हूँ कि ये जितनी टिप्पणियां आपने मुझे कही, उनका एक का भी सरोकार स्पेसिफिक किसी विषय से है नहीं। रिटोरिकल ऑपोजिशन करना अपनी बात है, अलग एक बात है, और एक स्पेसिफिक मुद्दे पर चर्चा करना वो अलग बात है। तो आज अगर आप बजट की दृष्टि से मूल्यांकन करना चाहें, तो मैं स्पेसिफिक पूछना चाहूँगी शशि थरूर जी से या फिर राहुल गांधी से, कोई एक मुद्दा ऐसा बताएं स्पेसिफिक जिस पे वो चर्चा कर सके। अब दिक्कत ये है कि मुद्दों की जानकारी ना होने की वजह से इस प्रकार की मंदगढ़ंत बातें कहना उनके लिए आसान है। हमारे देश की आज जो परिस्थिति है, कोविड महामारी कोई आसान एक संघर्ष नहीं था। उससे उभरते वक्त एक तरफ हमारे पास सरकार है जो प्रतिबद्ध है जनसेवा के लिए, दूसरी तरफ एक विपक्ष है जो जिम्मेदाराना बयान नहीं देती है, अथवा अगर विवाद भी करना है, तर्क भी देना है, तो कम से कम मुद्दा स्पष्ट करके दीजिए। मुद्दा स्पष्ट करने की बजाय कार का हॉर्न बढ़ा दिया, ये कोई बजट के ऊपर कोई सीरियस आलोचना नहीं है, अथवा कोई सीरियस इस पर टिप्पणी करने की भी मुझे लगता है किसी में ना क्षमता है, ना कोई करना चाहेगा। जी, अब हम उस हिस्से की भी बात करते हैं क्योंकि बजट में ये कहा गया कि ये ना सिर्फ एक हेल्थ बजट था बल्कि ये एक चुनावी बजट भी था। ममता बनर्जी ने यह कहा कि राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार अब संपत्ति बेचने की तैयारी कर रही है। इसके इतर आज वो अपनी रैली पश्चिम बंगाल में कर रही हैं और उस रैली के दौरान उन्होंने कहा कि आप सब तैयार हो जाइए, फिर से कीमतें बढ़ने वाली हैं। पेट्रोल पर 2.5 रुपये, डीजल पर 4 रुपये सेस लगा दिया गया है। किसानों को भी अब ये सेस देना होगा और ये सेस आप लोगों को यानी आम जनता को शेष कर देगा। झूठ की बुनियाद पर उन्होंने जो पुलिंदा बनाए हैं वो बहुत ही जल्द चुनाव में उनके प्रदेश में ध्वस्त होने वाले हैं, ये वो भी जानते हैं। अगर जनता की इतनी चिंता थी ममता जी को, तो आयुष्मान भारत योजना देश भर में प्रस्तुत की भारत सरकार ने, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवच मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। देश के 24,000 अस्पतालों में हम कम से कम 1000 अलग अलग बीमारियों की सेवा गरीब जनता को देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ तो ऑलरेडी लाभान्वित हो चुके हैं। 30,000 करोड़ का उनको ऑलरेडी मेडिकल सहारा मिल चुका है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की गरीब जनता को इस योजना से वंचित क्यों रखा, आज ये प्रश्न उठता है। देश भर में 10 करोड़ किसानों को, छोटे लघु किसानों को, सीमांत किसानों को कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया उनके बैंक के खाते में प्राप्त हो चुका है किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। आज तक ममता बनर्जी ने
बंगाल के किसान तक बैंक अकाउंट में यह पैसा पहुंचे, किसान की लिस्ट उनकी डिटेल्स के साथ आज तक 2 सालों से भारत सरकार प्रयत्नशील है, उन्होंने नहीं दी आज तक। और वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर देश भर में प्रधानमंत्री जी का आदेश था हर जिले में खुले, ताकि अगर हिंसा से प्रताड़ित कोई महिला है तो उसके पास पुलिस, मेडिकल और कानूनी व्यवस्था उसी एक सेंटर पर उपलब्ध हो। देश भर में हर डिस्ट्रिक्ट में वो खुल रहे हैं, सिर्फ ममता बनर्जी जी बंगाल में उसको खोलने से इनकार करती हैं। पोषण की बात कर लें, गर्भवती औरतें, गरीब बच्चे, उन तक पौष्टिक आहार पहुंचे, ये कार्यक्रम सरकार का है। उससे भी ममता बनर्जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो प्रश्न ही उठता है कि अब जब वो बंगाल में अपनी रैली करेंगी तो क्या कहेंगी जनता से? क्यों उन्होंने आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, पोषण, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर लागू नहीं किया? कल बजट में 25,000 करोड़ की सड़कों की घोषणा की, क्यों ममता जी उसका सराहना करने के बजाय उसका विरोध कर रही हैं? सड़कों की घोषणा की, मुख्यमंत्री देखा है, लेकिन ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं सड़कें बन रही हो 25,000 करोड़ के, और वो मना कर रही हैं। जी, आपकी सरकार पश्चिम बंगाल में सड़कों के लिए घोषणा कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी वाकई में इससे खुश नहीं है। अच्छा, स्मृति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी जो केंद्र के द्वारा चलाई गई स्कीम्स है वो ही अपने प्रदेश में नहीं लागू करने दे रही है। उसके बाद फिर आरोप लगाती है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार की ओर से जो नीतियां हैं वो भेदभाव की नीतियां हैं। और आज की अपनी रैली में भी ममता बनर्जी ने कई सारे आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं। उससे जुड़े हुए सवाल भी हम स्मृति ईरानी से पूछेंगे। आज कूच बिहार में दरअसल ममता बनर्जी रैली कर रही थी और उसमें उन्होंने ये कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी, स्मृति जी आप मुझे सुन पा रही हैं? स्मृति जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? थोड़ी सी कनेक्शन में दिक्कत है, हम इसको जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्मृति जी आप मुझे सुन पा रही हैं? आप कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, ये टेक्निकल फॉल्ट्स है और आप सभी लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया को आप लोग सभी लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत चूक हो ही जाती है। हमें माफ़ करिएगा कि हमें अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा और एक छोटे से ब्रेक के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ेंगे।